हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं आज यानी कि 2 सितंबर की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रैपिड राउंड अप। इसके पहले कि हम वीडियो के अंदर चले, गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आके अपने बारे में और आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, मेरे वीडियो के बारे में फीडबैक प्लीज कुछ कमेंट आके आप करिए। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, आपको कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगा आपकी तरफ से मुझे, लेकिन जरूर इससे फायदा होगा। चलिए वीडियो में चलते हैं। पहले देखते हैं आज की करंट अफेयर्स कैप्सूल। राजीव कुमार एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी हैज टेकन चार्ज एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो अयोध्या में देखिए एक मस्जिद भी बन रही है सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश से, उसमें जो उसका आर्किटेक्चर होगा वो जामिया मिलिया इस्लामिया के जो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के डीन है वो डिज़ाइन करेंगे, ऐसी न्यूज़ आई है। कोई बहुत कम चांस है कि ऐसे एक कंट्रोवर्शियल इशू पे कोई एमसीक्यू आए, फिर भी चांस क्या लेना, इसको आप नोट करके रख लीजिए। ठीक है, एक सप्लाई चेन रिजिलियंस करके एक इशू पे ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया की मिनिस्टीरियल लेवल की मीट हुई है। सप्लाई चेन रिजिलियंस क्या है कि देखिए दुनिया भर में मैक्सिमम सामान चाइना से आता है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, और अब दुनिया भर के लोग इस इशू को लेके अवेयर हो गए। वो चाहते हैं कि उनकी चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी ना रहे, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ सामान खरीदना चाहते हैं। उनका सप्लाई चेन जो है किसी भी परिस्थिति में ऐसा ना हो कि चाइना से आपका झगड़ा हो गया, चाइना ने बोला जाओ कोई सामान नहीं भेजेंगे। जैसे अभी चाइना के सामान को बैन करने की बात हो रही थी, तब रियलाइज़ हुआ कि हमारे यहाँ मैक्सिमम जो मेडिसिन है वो चाइना से आती हैं। तो ऐसी परिस्थिति को हम अब दूर करना चाहते हैं और आपस में एक दूसरे को सप्लाई चेन, जो देखिए ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया हैं, दे आर पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक क्वाड। क्वाड यानी 4 देशों का समूह है, जो कि इंडो पैसिफिक में 4 डेमोक्रेसीज हैं जो एक साथ आना चाहती हैं चाइना के खिलाफ। वो कौन कौन से देश हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। ठीक है, तो उसी क्वाड के लोग अब देखिए ऑलमोस्ट क्वाड में से 3 लोग जो ट्रायड है वो मिल रहे हैं ऑन सप्लाई चेन रिजिलियंस। उसके बाद जापानीज गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि 3500 करोड़ रुपया इंडिया को देंगे वो टू फाइट एज द कोविड-19 क्राइसिस। ठीक है, इसको एक इमरजेंसी फंड के तौर पे दिया जा रहा है। डिफेंस मिनिस्टर हमारे रशिया गए हैं, एससीओ, सीएसटीओ और सीआईएस की कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है, इनकी मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो देखते हैं, देखिए एससीओ क्या है, द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रांस रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ट्रांस रीजनल मतलब कई रीजन्स तक ये फैला हुआ है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया के 44% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो इसका मेंबर है। क्यों? क्योंकि चाइना और इंडिया इसके मेंबर है। ठीक है, चाइना इंडिया मिला के देखिए 7 बिलियन अगर दुनिया की पॉपुलेशन है, करीब 2.5 बिलियन चाइना इंडिया मिला के हो जाता है, उससे ज़्यादा ही हो जाता है। तो वही हो गया, ठीक है, 40%। तो ये पैसिफिक ओशियन, बाल्टिक सी और आर्कटिक ओशियन और इंडियन ओशियन पूरा ऊपर से नीचे ईस्ट से वेस्ट कहाँ तक फैला है ये बताया जा रहा है। ये स्टेबिलिटी, पीस और सिक्योरिटी रीजन में मेंटेन करने का बात है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड इनिशियली एज मतलब यूएस के अगेंस्ट इसको क्रिएट किया गया था, सॉर्ट ऑफ। तो इसमें जो है रशिया, चाइना, इंडिया, ये सब बड़े बड़े पावर्स थे और कुछ छोटे देशों को उन्होंने अपने साथ शामिल कर लिया था। इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओनली इन 2017। अभी 2 साल पहले, 3 साल पहले ही बने हैं। अभी उनके 8 मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो देखिए इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ये 4 मेन देश हैं इसमें, और सेंट्रल एशिया के कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये स्थान वाले जो 4 हैं ये इसके मेंबर हैं। उसमें 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं जो कि फुल मेंबरशिप लेना चाहते हैं, अभी उनको दी नहीं गई है। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। ठीक है, और 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं। ये छोटे छोटे देश हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और टर्की। ठीक है, देखिए टफ क्वेश्चन अगर पूछा गया तो ये बिल्कुल पूछा जा सकता है कि क्योंकि अभी एससीओ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए भी आया क्योंकि एससीओ की कंट्रीज ही कावाकाज, जो वो मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाला था रशिया में, जिसमें कि इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया फाइनली, तो उसमें ये न्यूज़ में आ रहा था एससीओ कंट्रीज़ भी इसमें शामिल हैं। एससीओ के बारे में देखिए पूछा जा सकता है। मेंबर स्टेट्स तो आपको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 जो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं और 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं, आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है टफ क्वेश्चन पूछने के लिए, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, और देखिए जो सीएसटीओ क्या है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जो कि 1992 में साइन किया गया था। ये ताशकंद पैक्ट साइन किया गया था उस समय, तब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो द कंट्रीज दैट साइन द ट्रीटी वर आर्मेनिया, रशिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। कुल मिला के रशिया और उसके 4-5 साइड के कंट्री। ठीक है, इन्होंने मिलकर सीएसटीओ का ये साइन किया था अग्रीमेंट। 1994 में 3 और रशिया की साइड की कंट्रीज, एक्स सोवियत कंट्रीज जो थी, जुड़ गई, बेलारूस, जॉर्जिया और अजरबैजान 1994 में। 2002 में इसको और लोगों को इसमें जोड़ लिया गया, तब ये सीएसटीओ नाम मिला इसका। ठीक है, पहले कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी था, ताशकंद पैक्ट,
लेकिन CSTO बना ये 2002 में। 2004 में देखिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन करके इनको एक ऑब्जर्वर स्टेटस दिया यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। एक अग्रीमेंट इसमें साइन किया गया था 2009 में टू क्रिएट अ रैपिड रिएक्शन फोर्स बाय 5 ऑफ द 7 मेंबर्स। कौन से 2 मेंबर्स नहीं ज्वाइन किए वो तो इसमें मेंशन नहीं किया गया है, पर 5 लोगों ने मिलकर अपनी एक छोटी फोर्स टाइप की भी बना ली। देखिए कि बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, मैं आपको मुझे जितना समझ में आ रहा है कि ये छोटे छोटे जो देश थे, यहाँ पे लगा कि अगर कोई अरब स्प्रिंग जैसा, जो अरब स्प्रिंग हुआ था कई देशों में तख्ता पलट हो गया था, तो कई लोगों का मानना था कि अमेरिका, CIA ये सब इस तरह के पूरे तख्ता पलट वगैरह के पीछे हैं। तो किसी भी देश में अगर बहुत, जैसे अभी बेलारूस में हो रहा है कि जनता पूरी रोड पे आ गई है, प्रोटेस्ट कर रही है, कह रही है कि ये राष्ट्रपति को हटाओ, इस तरह का कुछ हुआ तो हम लोग उसको डिफेंड करने के लिए अपनी मिलीजुली फोर्स वहाँ पर भेजेंगे। कई बार ऐसे मामलों में डाउट होता है ना कि हमारे देश की फोर्सेज कहीं हमारे देश की ही जनता के ऊपर फायरिंग करने से मना कर दे, आर्मी के लोग, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी प्रोटेस्टर्स के साथ मिल जाएं, ऐसा हो गया तो फिर तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। तो दूसरे देशों से लोग फोर्सेस मंगाते हैं, तो इस तरह का उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, रैपिड रिएक्शन फोर्स। हालांकि ऐसा अब बाहर से उन लोग नहीं बोलेंगे, उन लोग बोलेंगे कि टेररिज्म हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई, उसके लिए हम रैपिड रिएक्शन फोर्स बना रहे हैं, ठीक है। 2019 में पिछला जो सेशन हुआ था वो बिशेक यानी कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान में हुआ था। ये सेशन इंडिया ने भी अटेंड किया था। इंडिया देखिए मेंबर नहीं है, तो फिर भी अब इंडिया एज अ फ्रेंड कंट्री ऑफ रशिया, वो भी वहाँ पहुँचते हैं, वो भी मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया का CSTO में क्या इंटरेस्ट है ये तो बताया नहीं गया। हालांकि किर्गिस्तान में इंडिया का एक एयरफोर्स बेस है, आपको पता होना चाहिए। पिछले कुछ सालों पहले ही, तब मुझे पता था अंटिल अ फ्यू ईयर्स अगो, या ये इंडिया का एकमात्र ओवरसीज मिलिट्री एयरफोर्स बेस था किर्गिस्तान में, ठीक है। बाकी तो अब उसके बाद अगर बना होगा तो आई एम नॉट श्योर, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इसलिए इस रीजन में इंडिया के ऑयल इंटरेस्ट्स हैं। इंडिया चाहता है यहाँ से ऑयल को एक्सप्लोर करे और गल्फ कंट्रीज जो हैं, जो ओपेक कंट्रीज हैं, उन पे अपनी डिपेंडेंस कम करे। तो यही इंटरेस्ट है इंडिया का वहाँ पे, तो इंडिया भी इस तरह की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। देखिए इंदिरा 2020 इंडिया रशिया जो है ये नेवल ड्रिल्स कर रहे हैं अंडमान सी में। अब कावाकास तो नहीं हो पाया, तो इन लोग इंडिया और रशिया जो है मिलकर, क्योंकि इंडिया ने बोल दिया होगा रशिया को, सीधी बात है कि जाहिर बात है इंडिया को रशिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम चाइना के साथ है। इंडिया पाकिस्तान के साथ भी पार्टिसिपेट करने के लिए विलिंग था, चाइना ने इस तरह का केस कर दिया, आप कैसे जाके उसके साथ आप मिलिट्री एक्सरसाइज कर सकते हो। तो अंडमान के पास में ही पैसेज एक्सरसाइज हुई थी यूएस के साथ, पैसेज एक्सरसाइज का नाम मैं बार बार लेता हूँ, इस तरह के एक्सरसाइजेस पे एक क्वेश्चन जनरली आ जाता है, आपको याद रहना चाहिए। तो इंद्र जो हुआ है वो आपको रशिया के साथ हुआ अंडमान सी में, क्लोज टू द स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जितने स्ट्रेट्स हैं 4-5 जो कि इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है ट्रेड की के लिहाज से, उनको ज्योग्राफी में, आपको ज्योग्राफी मैंने बताया मेरा उतना हाथ स्ट्रांग नहीं है, आपको मैप में देख के रखना चाहिए, ठीक है, ज़रूर उससे क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रेट आपको पता होना चाहिए, 2 लैंड बॉडीज़ के बीच में से 2 वाटर बॉडीज़ को जो एक वाटर बॉडी जोड़ती है, अगर आप समझ पा रहे हैं, तो 2 ओशियंस को एक पतली नहर जोड़ती है, तो उसको स्ट्रेट कहा जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है, ये एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड व्हाइल द इंडियन नेवी इज ऑन हाई ऑपरेशनल अलर्ट ड्यू टू स्टैंड ऑफ विद चाइना इन लद्दाख, ठीक है। 3 रशियन नेवल शिप्स आर टू टेक पार्ट इन द एक्सरसाइज। Exercise comes just after India withdrew from Caucasus 2020. Also coincides with Defense Minister's visit for the SCO. It is important for the Indian Navy to involve, इस तरह की frequent naval ड्यूज में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है क्लोज डिफेंस पार्टनर्स के साथ, जो कि चाइनीज़ नेवल प्रेजेंस भी इस रीजन में बढ़ गई है इंडिया के साथ में, आपको पता होना चाहिए। इन द नेम ऑफ एंटी पायरेसी पेट्रोल। पायरेट आपने देखा होगा, समुद्री लुटेरे, जो आपने वो जैक स्पैरो वाली सब पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन इस तरह की मूवीज़ देखी होंगी, तो असल ज़िंदगी में भी होते हैं समुद्री लुटेरे। तो उनसे डील करने के लिए इंडियन ओशियन रीजन में इंडियन नेवी भी पेट्रोल करती है। कहीं कोई पायरेट्स ने किसी शिप को अगर बंधक बना लिया है, तो हमारे कोस्ट गार्ड के लोग, नेवी के लोग जाते हैं वहाँ पर एक्सरसाइजेस करने के लिए। चाइना को डर है कि चाइना की पूरी सप्लाई स्ट्रेट ऑफ मलक्का से आती है, देखिए उसका पूरा सामान वहाँ से जाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है चाइना दुनिया भर का, तो सामान जाता भी है और चाइना के लिए फ्यूल वहाँ से आता भी है। चाइना कहता है कि भाई ये एरिया हमारी सिक्योरिटी के लिए इतना वाइटल है, इसलिए वो अपनी नेवल शिप्स वहाँ पर भेजता है एंटी पायरेसी के नाम पे। पर इन शिप्स का इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ किसी ऑपरेशन में भी किया जा सकता है, तो इसलिए इंडियन नेवी और हमारे जो फ्रेंड कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारी वहाँ पर एक्टिविटी होती रहे, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। 60,000 कमर्शियल व्हीकल्स अंडमान में जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया वगैरह वगैरह। कार्गो वॉल्यूम के हिसाब से आप देखेंगे, देखिए हम यहाँ पर और कुछ बातें बताई गई हैं। दे ऑल्सो मेक देयर प्रेजेंस इन द नेम ऑफ पोर्ट विजिट्स टू पाकिस्तान और श्रीलंका। हम्बनटोटा पोर्ट जो है
हम्बन टोटा पोर्ट है श्रीलंका में, ये चाइना को 99 ईयर्स के लिए दे दिया गया है। चाइना वहाँ पे एक नेवल बेस बना रहा है। और पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट तो चाइना का है ही, जहाँ से एक सीपेक बन रहा है पूरे चाइना तक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये तो हर सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट को इसके बारे में मालूम होगा ही। ठीक है, कार्गो वॉल्यूम के तर्ज पे देखा जाए तो यहाँ की इतनी ज़्यादा ये वेल नोन बात है कि मैं नहीं समझता कि कोई क्वेश्चन आना चाहिए, लेकिन आपको पता ज़रूर होना चाहिए। ये कार्गो वॉल्यूम के बेसिस पे देखा जाए, चाइना इज होम टू 7 ऑफ द टॉप 10 पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो कार्गो वॉल्यूम के तर्ज पे आप देखेंगे कितना ज़्यादा कार्गो आता है, सामान आता है किसी पोर्ट पे, तो दुनिया के टॉप 10 में से 7 पोर्ट चाइना के हैं। चाइना इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड ये सब करता है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इंडिया टू स्ट्रेंथन इट्स नेवल प्रेजेंस टू बूस्ट इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी मेजर्स। ठीक है, अब देखिए अगली न्यूज़ पे आते हैं। एनसीआरबी ने फार्मर सुसाइड पे डेटा जारी किया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ठीक है, तो क्या पता चला है कि 2019 में 42,000 फार्मर्स और डेली वेजर्स ने सुसाइड कर लिया। दिस इज एन इंक्रीज ऑफ 6% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। पिछले साल से 6% फार्मर सुसाइड्स बढ़े हैं। जितना भी हमने प्रयास किया है फार्मर्स की स्थिति को बेहतर करने के लिए वगैरह, पर वो उतना काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 2000 ये कुल मिला के आपको यही देखना है। छत्तीसगढ़ हैड द हाईएस्ट सुसाइड रेट इन द कंट्री। ठीक है, ये पता चला। देखिए मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, मुझे ये खबरें बिल्कुल नहीं मिलती, मुझे बिल्कुल नज़र नहीं था कि छत्तीसगढ़ इस लिस्ट पे नंबर 1 है। फार्मर सुसाइड्स वगैरह की खबरें इस तरह की हैं कि मीडिया भी बहुत ज़्यादा इनको प्रोमिनेंस नहीं देता है। वो तो पुरानी बात हो गई, फार्मर करते रहते हैं ऐसा ना। तो इस तरह से देश ने एक तरह से उनसे मुंह मोड़ लिया है। छत्तीसगढ़ में हाईएस्ट सुसाइड रेट है, उसके बाद केरला है, उसके बाद है तेलंगाना। ठीक है, केरला लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि केरला भी इस लिस्ट में आएगा, पर सेकंड हाईएस्ट में केरला ही है। फार्मर सुसाइड्स जो है देश के टोटल सुसाइड्स का 7.4% था। ठीक है, जितने लोगों ने 10,000 लोगों ने किया तो उसका 40% एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे। तो आप समझ सकते हैं जिनकी खुद की ज़मीन है वो तो, अगर उनकी हालत ख़राब है, जो जिनकी खुद की ज़मीन ही नहीं है वो बेचारे ज़मीन पे काम करते हैं, उनकी क्या हालत होगी। ठीक है, तो उसमें देखिए कि 394 फीमेल फार्मर्स ने सुसाइड किया 2019 में। तो द स्टेट्स वेयर द फार्मर सुसाइड रेट्स इंक्रीज्ड, जहाँ पे कि बहुत ड्रास्टिकली तेज़ रेट से बढ़ा है। बिहार, पंजाब, दमन दीव, झारखंड, यहाँ पर फार्मर सुसाइड रेट बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं। देखिए आंध्र प्रदेश, ये बहुत एक खतरनाक प्रॉब्लम है। घूम फिर के क्या पता इस पर कोई क्वेश्चन आ जाए, ये आपको कहीं आंसर में मेंशन करना पड़े। इंडिया एक फ्लैगशिप जॉब प्रोग्राम इन जो विलेजेस में है उसको सिटीज़ में एक्सटेंड कर रहा है। मनरेगा सीधा क्यों नहीं लिख दिया इसमें पता नहीं। तो मनरेगा ही है हमारी फ्लैगशिप जॉब प्रोग्राम्स इन विलेजेस। ठीक है, ये सितंबर 2 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया है। अब मनरेगा जो जॉब गारंटी योजना है उसको वो शहरों में भी एक्सटेंड करेंगे। गांव में देखिए बहुत बढ़िया काम हुआ है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मनरेगा का नाम दर्ज है। ऐसी दुनिया में इतने बड़े स्केल पे चलती कोई और स्कीम है ही नहीं। ठीक है, ये $4.8 बिलियन लगेंगे, 5 अरब डॉलर लगेगा इनिशियली। लेकिन आप ये देखिए 1,21,00,000 इंडियंस जिनकी जॉब चली गई अप्रैल में, उनको बेनिफिट पहुंचाएगा। एक आदमी पे 5 आदमी डिपेंड, टोटल 4 आदमी और जाके डिपेंड करते हैं। इंडिया में एवरेज हाउस होल्ड साइज 5 लोगों का है। तो 1,21,00,000 लोगों को अगर आप हेल्प करोगे तो कुल मिला के 6 करोड़ लोगों को हेल्प पहुंचेगी। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है रूरल प्रोग्राम को रोड बिल्डिंग, रिफॉरेस्टेशन, वेल डिगिंग ये सब के लिए यूज़ कर रही है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। देखिए जब जब इकोनॉमी में एक्टिविटी कम हो जाती है, इस वजह से लोगों को सैलरीज नहीं मिलती हैं, तो सरकार इस तरह से लोगों को मदद पहुंचाती है। इसको कहते हैं वर्क्स प्रोग्राम। सरकार अपना काम करवाती है, जो सड़क बनाओ, तालाब खुदवाओ वगैरह। बहुत पहले से अमेरिका में वुडरो विल्सन थे या कोई और राष्ट्रपति थे, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, आई थिंक रूजवेल्ट थे। हाँ, रूजवेल्ट वहाँ के राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने न्यू डील करके ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। 1929 में अमेरिका में बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक रिसेशन आया था, इट्स नोन एज द ग्रेट डिप्रेशन। तो उसके बाद उस रिसेशन से निकलने के लिए उन्होंने अमेरिका भर में रोड्स, हाईवे ये सब बनाए। तो एक तो लोगों को इससे बेनिफिट हुआ, दूसरा अमेरिकन हाईवेज जो है वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बड़ा हिस्सा है कि एक तरह की उन्होंने इंडस्ट्रियल क्रांति ला दी देश के अंदर, पूरे देश को हाईवेज से जोड़ दिया। तो वैसा ही कुछ हमारे देश में भी हम करना चाहते हैं। अभी अगर आप देश के रूरल एरियाज़ में जाएंगे, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन रूरल एरियाज़ में मैं काफ़ी घूमा हूँ, तो मैंने तो देखा हर 1 किलोमीटर पे एक तालाब आपको खुदा हुआ मिलेगा। ये सारे तालाब नरेगा के तहत ये खोदे जाते हैं। सड़क वगैरह का भी काफ़ी काम होता है। तो ऐसे ही अगर अर्बन एरियाज़ में नरेगा आप करेंगे तो नालियाँ बनवाएंगे शायद। ठीक है, यहाँ पे भी सड़कें बनवाएंगे, स्लम एरिया में आप घर बनवा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी इससे हो सकता है और लोगों को जो बेनिफिट पहुँचेगा वो तो पहुँचेगा ही। ठीक है, तो गवर्नमेंट इंडिया में रोड बिल्डिंग, रिफॉरेस्टेशन, कुआं खुदवाना ये सब काम करवाया है। जल जीवन मिशन भी लॉन्च किया गया था रूरल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करने के लिए। जल जीवन मिशन मैं बार बार बोलते रहता हूँ, इस पर गारंटी के साथ क्वेश्चन आने वाला है, मेंस में भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बिल्कुल बहुत एक क्रांतिकारी योजना है कि हर घर में ये नल से पानी पहुंचाने के लिए इनकी योजना है 2024 तक। ये बिल्कुल आप पढ़ के रखिए, इस पर बहुत आपसे सवाल किए जा सकते हैं। मिशन एम्स टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग टैप वाटर कनेक्शन टू ऑल। तो फंड एलोकेशन टू नरेगा भी बढ़ा दिया गया था और इस स्कीम के तहत जो वेज दिए जाते हैं, जो दिहाड़ी दी जाती है, वो भी बढ़ा दी गई थी।
इंडियन रेलवेज ने ऐसे एरिया आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ की एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है, वो भी नरेगा के थ्रू करवाया गया। इसमें स्टेशन की तरफ रोड बनवाए गए, लाइन बनवाई गई, स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कराया गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, करंटली इस तरह के जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम इंडिया में चल रही है, देखिए कौन कौन सी। एक तो नरेगा जिसकी बात हो रही थी, फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, स्किल कौशल यानी स्किल होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा है, हिंदी संस्कृत की जिनको नॉलेज है, थोड़ी नॉलेज आपको बिल्ड करनी चाहिए। ये सब योजना की नाम वाम वगैरह आप सब तुरंत देख के बता दोगे। कौशल यानी स्किल होता है, तो ये स्किल बिल्डिंग, ये कोई योजना है। ऑप्शन में देख के आप समझ जाओगे स्किल बिल्डिंग क्या है, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सब जानते ही हैं। रोजगार प्रोत्साहन योजना, इसके बारे में आप पढ़ के रखिए। और कौशल विकास अगेन स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना जो था 2016-17 में बनाया गया था, इसमें प्रोग्राम 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड देता है। ईपीएफ में जो 12% एम्प्लॉयर की तरफ से देना होता है, तो वो गवर्नमेंट दे देता है, ठीक है। अंडर आत्मनिर्भर भारत योजना गवर्नमेंट ने अनाउंस किया लिक्विडिटी रिलीफ टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल ईपीएफ एस्टैब्लिशमेंट्स। 12% एम्प्लॉयर देता है, 12% एम्प्लॉय देता है। गवर्नमेंट इसमें 2500 करोड़ का इन्फ्यूजन करेगा। इसके बारे में कि जो मैंडेटरी कितना परसेंट काटा जाना था सैलरी से, इसमें कुछ छूट दी गई है। पहले 25% आप निकाल सकते थे, 50% निकाल सकते हो पीएफ से। ये सारे डिसीजंस मैंने मेरे पुराने वीडियोस में कवर किए हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अलग से वीडियो है, मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी ऑन दिस इशू। अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है, कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग किया जाएगा और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है, वो रूरल यूथ को ट्रेनिंग देने की वजह से के एम से किया गया था, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये अर्बन एरियाज में आ रहा है। $5,000 का खर्चा पड़ेगा। मनरेगा के थ्रू क्या क्या काम होते हैं मैंने आपको बता दिया है। और ये जो 2-3 और स्कीम्स हैं, इसके तहत क्या होता है, ये भी आपने यहाँ देख लिया, आपसे पूछा जा सकता है। फिर आप देखिए 27 इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अप्रूव्ड अंडर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। संपदा योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आज योजनाओं की बड़ी बात हो रही है। तो 2000 अभी क्या गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, 27 प्रोजेक्ट अनाउंस किए किसान संपदा योजना के अंडर में। तो ये 16,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। देखिए सरकार का पूरा फोकस एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के ऊपर है। आप देख सकते हैं हर योजना में यही बात हो रही है, हर अनाउंसमेंट में, कि कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। 16,000 देखा जाए तो उतनी ज़्यादा बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन ये जो कोल्ड चेन बनेगा उसमें 2,57,000 फार्मर्स को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि फार्मर्स की बड़ी दिक्कत ये है कि उनका सामान पेरिशेबल गुड है। वो जैसे ही प्रोड्यूस करते हैं उनको तुरंत बेचना है, नहीं तो वो सामान खराब हो जाएगा। और जो मिडिल मैन उनसे सामान खरीदता है, वो इस बात का फ़ायदा उठाता है, ठीक है। वो अपने अपने मनमाने दाम पे सामान खरीदता है उनसे। अगर लेकिन किसान के पास एक कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो, तो वो उसमें सामान रख दे और बोले कि जब तक मुझे मेरा रेट नहीं मिलेगा मैं सामान नहीं बेचूंगा, तब फिर उसको अच्छा रेट मिलेगा सामान का। कोल्ड चेन बनाने का क्या मतलब है, किसान के खेत से लेके अगर जो एक्चुअल मार्केट जहाँ पे सामान बिकेगा वहाँ तक ऑन द वे बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज आप बना दिए जाए, तो एक कोल्ड स्टोरेज से दूसरा कोल्ड स्टोरेज सामान ट्रांसफ़र होता रहे। जो मतलब या तो पूरे रास्ते भर में अगर आप ऐसी गाड़ियाँ बनाएं जो पूरे एसी में उसको सामान को ले जाए, ऐसी किसान ट्रेनें चलाई गई हैं, ठीक है। जो कि आपको पटना महाराष्ट्र में कहीं से, तो पटना में ये ट्रेन चली है, मैंने मेरी वीडियो में कवर किया था, किसान ट्रेन। उसमें ऐसे ही पूरा एकदम कोल्ड पूरा स्टोरेज की व्यवस्था रहेगी और किसान का सामान जाएगा यहाँ से मार्केट तक। तो कोल्ड चेन वही है कि वाला लाइन वहाँ पे बिछा रहे। ये आंध्रा, गुजरात, बिहार, हरियाणा, केरला, कर्नाटका, एमपी, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, यूपी, इन राज्यों में ये कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ चलेंगी, ठीक है। इसमें 743 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा फॉर मॉडर्न इनोवेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ फॉर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। संपदा स्कीम इज स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, ठीक है। ये नाम आप याद रखिए, एग्रो और मरीन यानी मत्स्य पालन, मछली पालन की भी इसमें बात हो रही है। मछली पालन, केकड़ा वगैरह जो भी क्रैब ये सब होता है, तो उसमें एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे जगह जगह पे। एक तो जो मैंने बताया कि अगर कोल्ड स्टोरेज रहेगा तो किसान के प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। दूसरा, एक प्रोडक्ट खुला बिक रहा है या उसकी जगह आप उसको प्रोसेस करके पैकेट में डाल के एक ब्रांड का टैग लगा के अगर आप बेचेंगे तो वो सुपर मार्केट में बिकने लगेगा, तो उसमें और अच्छे प्राइसेस मिलने लगेंगे। तो एग्रो प्रोसेसिंग भी इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, हम कह सकते हैं। तो 2017 में 14 फाइनेंस कमीशन ने इसको अप्रूव किया था। इसको बाद में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना बता दिया गया था। इट इज़ टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग एंड टू डिक्रीज एग्री वेस्ट। जितना सामान वेस्ट हो जाता है देखिए खराब होके, तो वो हम डिक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंदर में क्या क्या होगा देखिए। मेगा फूड पार्क किए जाएंगे,
कोल्ड चेन बनाए जाएंगे, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर मैंने जैसे आपको बताया, कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किए जाएंगे। वहाँ पे जैसे हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाते हैं, जहाँ पे कि सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स को हम जगह देंगे, तो वैसे ही ये क्लस्टर बनाए जाएंगे, फैक्ट्री पार्क होंगे जहाँ पे कि तरह तरह के एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट होंगे। ठीक है, आप समझिए कि चिप्स वगैरह होंगे या इस तरह की चीज़ों को प्लास्टिक में बंद करके पूरा प्रोसेसिंग यूनिट होगा, वहाँ से बेचा जाएगा। क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज़, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशंस, जो ट्रेनिंग वगैरह होगी यहाँ पे। ठीक है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस बनाने पड़ेंगे कि यहाँ पर आप प्रोसेसिंग तो कर रहे हो, उसके लिए जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग जो कॉरपोरेशन है वो उसको भी आपको लिंक करना पड़ेगा कि इसकी मार्केटिंग कैसे होगी। फिर किसान ऑर्गेनाइजेशन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अब प्रोसेसिंग के लिए जो इंडस्ट्री है वो सामान इंडिविजुअल किसानों से तो जाके खरीदेगी नहीं, एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से ही खरीदेगी। ये सब आपको बनाना पड़ेगा। ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट देगा। देखिए, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है, अगर किसानों की आमदनी हमको 2022 तक डबल करनी है, तो ये कोल्ड चेन कि उनका सामान खराब ना हो, और दूसरा उनको फूड प्रोसेसिंग का उनको ऑप्शन दिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सब करने जाएंगे तो रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट भी बहुत जनरेट होगा, ये तो हमने बताया है। देखिए, लद्दाख और लक्षद्वीप को भी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में अब इंटीग्रेट कर दिया गया है। विच आर द लेटेस्ट रीजन्स टू बी इंक्लूडेड इन द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, तो ये आपको बता देना है। ठीक है, 26 स्टेट्स एंड यूटीज अब कनेक्ट हो गए हैं, तो बेसिकली वन नेशन, अब देख लीजिए कौन छूट गए हैं, उनका नाम याद कर लीजिए, वही आपसे पूछा जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्बिशियस प्लान है। एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी, यानी कि इसका होना मुश्किल है, या बहुत बड़ा स्केल है, ऐसा बोला जाता है। टू डेट इंश्योर्स डिलीवरी ऑफ फूड सिक्योरिटी इंटाइटलमेंट टू द बेनिफिशियरीज कवर्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। राशन कार्ड क्या होता है सब जानते हैं, पूरे देश में एक राशन कार्ड चलेगा ऐसा हम बनाना चाहते हैं, और ज़्यादा इसमें इसको जबरन कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं, इतनी सी बात है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस जो सिस्टम है हमारे देश का राशन वाला, उसको बोलते हैं। तो एक पोर्टल बनाया गया है, इस प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म फॉर द इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड्स। यहाँ पर जाके एक राज्य से दूसरे राज्य में आप अपना राशन कार्ड रजिस्टर कर सकते हो, दूसरे राज्य का राशन कार्ड आपके लिए बन जाएगा। फिर अन्न वितरण, अच्छा, अन्न वितरण पोर्टल है। देखिए, सामान मतलब अन्न यानी खाने का अनाज बांटने का पोर्टल। ये माइग्रेंट वर्कर को इस चीज़ के लिए अनेबल करता है कि वो पीडीएस जो है अपने ज़िले के बाहर भी इस्तेमाल कर सके। ठीक है, अभी तक ऐसा होता है आपके ज़िले में ही जिस पर्टिकुलर दुकान से आपके घर में डोमेस्टिक अगर हेल्प होता होगा, सर्वेंट वगैरह होंगे, वो अपने गांव जाते होंगे कि चावल खरीदना है, राशन आ चुका है। अब वैसा नहीं होगा, वो जहाँ रहते हैं वहीं के राशन दुकान से उनको मिल जाएगा, जाके रजिस्टर कर सकेंगे। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मनमोहन सिंह सरकार का एक बहुत बड़ा लेजिस्लेटिव अचीवमेंट था, 2013 में उन्होंने किया था। 81 करोड़ लोगों को गारंटी दी गई है कि आपको जो है कम रेट में खाना मिलेगा राशन दुकानों से। ठीक है, इसमें 23 करोड़ राशन कार्ड इशू किए जा चुके हैं टू नियरली 80 करोड़ बेनिफिशियरीज अंडर द एक्ट। तो लगभग सभी को राशन कार्ड इशू किया जा चुका है, एक फैमिली का एक कार्ड बनता है ना। तो देखिए, इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने जो फार्देस्ट स्टार गैलेक्सी डिस्कवर की है, इस पर हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं। एस्ट्रोसैट ने डिस्कवर किया है एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लाइट। ये सब कुछ पॉइंट्स उस न्यूज़ में मेंशन नहीं थे, अब आ रहे हैं सामने। तो ये 9.3 बिलियन ईयर्स अवे है, गैलेक्सी का नाम ये है, AUDF याद रखिए। ठीक है, और S01 मतलब सीरियल नंबर 01, AUDF सीरियल नंबर 01। ठीक है, इंडिया इसको डिस्कवर कर लिया, हबल क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि हमारे जो सैटेलाइट है उसमें नॉइज़ बहुत कम है, बैकग्राउंड नॉइज़। ठीक है, ये आप याद रखिए। UVIT इज अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, अल्ट्रा वायलेट लाइट पकड़ता है 230 kg। अब ये वेट क्यों दिया पता नहीं, ये थोड़ी एग्जाम में आएगा। फिर नियर अल्ट्रा वायलेट लाइट जो भी है, अल्ट्रा वायलेट का कितना होता है ये आप देख लीजिए। फार अल्ट्रा वायलेट बैंड जो है 130 से 180 नैनोमीटर होता है, और नियर अल्ट्रा वायलेट जो है वो 200 से 300 नैनोमीटर होता है। ठीक है, और विजिबल बैंड जो है वो 320 से 550 नैनोमीटर होता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर टफ क्वेश्चन पूछना हुआ तो ये आपसे पूछा जा सकता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप क्या है? नासा ने लॉन्च किया 1990 में, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पेस टेलीस्कोप्स है, नॉट दी लार्जेस्ट, वन ऑफ दी लार्जेस्ट है। ठीक है, इट वाज लॉन्च्ड बाय स्पेस शटल डिस्कवरी 1990, याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है। इट इज़ द ओनली टेलीस्कोप डिजाइंड टू बी सर्विस्ड इन स्पेस बाय एस्ट्रोनॉट। ये टेलीस्कोप स्पेस में है। ठीक है, जनरली धरती पे होता है टेलीस्कोप, ये स्पेस में है, तो वहाँ पे एस्ट्रोनॉट जाके आप उसको सर्विस कर सके, कोई पुर्जा ठीक कर सके, ऐसे उसको डिज़ाइन किया गया है। ये हबल स्पेस टेलीस्कोप का अगला जो सक्सेसर है वो है 2021 में लॉन्च किया जाएगा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ऑफ नासा जो है जनवरी 2020 में स्विच ऑफ कर दिया गया, 2003 में लॉन्च किया गया था। ये सैटर्न के आसपास के रिंग्स के बारे में इसने दी थी जानकारी। ठीक है, और बाकी अभी वो काम करना बंद कर चुका है। कौन सा? स्पिट्जर, ये नाम याद रखिए। कौन सा टेलीस्कोप अभी बंद कर दिया गया? स्पिट्जर। 2021 में कौन सा लॉन्च करने वाले हैं? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। राइट नाउ कौन सा टेलीस्कोप चल रहा है नासा का? हबल स्पेस टेलीस्कोप।
ठीक है। हबल ने रिसेंटली क्या डिस्कवर किया कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी में जो हेलो है इट इज़ मच मोर मासिव देन एक्सपेक्टेड। इससे अपने कोई मतलब नहीं है। ये हेलो प्रोजेक्ट ईमिगा अब्जॉर्प्शन मैप ऑफ आयोनाइज्ड गैस इन एंड्रोमेडा डिस्कवर किया था। हेलो हेलो यानी चमक होती है जो सिर के आसपास चमक। हेलो एक बहुत ही अच्छी हिंदी फिल्म भी है, अगर आपके पास टाइम हो आप चेकआउट कर सकते हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। तो हेलो इज नथिंग बट अ ह्यूज डेवलपर ऑफ गैस, ठीक है। थैंक यू गाइज, ये थी मेरी इसका आज के करंट अफेयर्स की पूरी कवरेज। मुझे उम्मीद है कि मेरा अप्रोच आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए अपना फीडबैक कि और किस तरह की वीडियोस आप मेरे चैनल पर देखना चाहेंगे। थैंक यू गाइज, मिलते हैं कल।